हेलो नमस्कार, गोविंद शर्मा एसएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कहा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट हो गई है। उसमें पहला लेक्चर कल हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में जान लिया था, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जान लिया था, उसके टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। लेकिन जो कल हमने आधे घंटे में पढ़ा था उसको एक बार 2 मिनट के अंदर अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट था अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या था? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट था जिसमें मैंने आपको फ्लूइड के बारे में अलग से बता दिया था। वह पदार्थ जो फ्लो कर सके, जो बह सके। और मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करना। तो हम किसकी पदार्थ की जो बह सकता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी फ्लूइड मैकेनिक्स: स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमेटिक। ठीक है, ये हमने यहाँ तक 3 पढ़ ली थी। फिर मैंने कल आपको 4 प्रकार के फ्लूइड पढ़ाए थे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़े थे हमने। 4 प्रकार के फ्लूइड पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जिसको हमने हिंदी में कहा था आदर्श तरल। नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में ध्यान रखना, पीडीएफ के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप सिर्फ साथ में बनाते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रियल फ्लूइड, वास्तविक तरल, वास्तविक तरल। तीसरा पढ़ा था आपने न्यूटोनियन फ्लूइड। और चौथा पढ़ा था आपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कल ये आपने इस चीज़ का आप कल स्टडी कर चुके हो। आइडियल फ्लूइड क्या था? आदर्श तरल। वास्तव में ऐसे तरल नहीं होते हैं, वास्तव में ऐसे फ्लूइड नहीं होते हैं। ये आप कल पढ़ चुके थे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड होगा ही नहीं जो बहेगा, बिल्कुल भी गतिरोध उत्पन्न महसूस ना करे या फ्रिक्शन महसूस ना करे। फ्रिक्शन नहीं हो, वो इनकम्प्रेसिबल हो, उसकी विस्कोसिटी नहीं हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोला था? आइडियल फ्लूइड। और दूसरा पूछा था रियल फ्लूइड, वास्तविक तरल, जिस फ्लूइड के अंदर बहते समय अवश्य ही कुछ ना कुछ मात्रा में न्यून प्रतिरोध होता है, ये गतिरोध, और जिसकी विस्कोसिटी भी होती है और कंप्रेसिबल भी होता है, और शेयर स्ट्रेस का मान भी कुछ ना कुछ आता है। शेयर स्ट्रेस क्या हुआ सर, इससे समझाओ। शेयर स्ट्रेस को मैं भी आगे जैसे चलते जाओगे आप समझ लेंगे। अब फिर तीसरा और न्यूटन और चौथा आपने पढ़ा था। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। याद करने का तरीका यही था। ठीक है, न्यूटन फ्लूइड में क्या पढ़ा था आपने कि वह फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन का नियम क्या था सर? न्यूटन का नियम ये कहता था कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। अब वो कैसे होता है वो अपने इसको आगे मैं बाकायदा हैंस प्रूव करके बताऊंगा उसको। ठीक है, आपको निकाल के बताएंगे। और नॉन न्यूटन फ्लूइड क्या होते हैं? जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती। अब क्योंकि राजस्थान बीटीआर में ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया एग्जाम, ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, तो आपको इसके एग्जाम्पल देके पूछेगा कि कौन सा फ्लूइड है। तो एग्जाम्पल न्यूटन फ्लूइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे कि जल, वायु, हल्के तेल और गैसोलीन, ETC। ये आपके न्यूटन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। और नॉन न्यूटन फ्लूइड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मानव खून, पिघला हुआ रबर, सीवेज, पानी में घुली हुई, पानी में निलंबित मिट्टी। ये सब आपके नॉन न्यूटन फ्लूइड के। अब एग्जाम्पल कैसा आएगा? आपसे दे देगा नॉन न्यूटन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा? क्योंकि मुझे साथ में ऑब्जेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। नॉन न्यूटन फ्लूइड क्या है, कौन सा है, तो आपको छाड़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको हो सके जल दे देगा, वायु दे देगा, गैसोलीन दे देगा, और एक दे देगा पिघला हुआ रबर या मानव खून। तो आपको ये एग्जाम्पल से देना पड़ेगा कि इसमें कौन सा है। तो आपको ये चीज एग्जाम्पल इसके याद करने अनिवार्य हैं। किसके पर्पज से? ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ऑब्जेक्टिव पर्पज से एग्जाम्पल जरूरी है। सब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। अगर याद कर लोगे तो सब्जेक्टिव में लिख दोगे तो गलत तो होगा नहीं, सब्जेक्टिव में भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन आप याद करने जरूरी है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हो। कहीं हो सके टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपका सब्जेक्टिव में भी आ जाए और ये इसी में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपके तो वैसे ही बल्ले बल्ले लग गए।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है विशेषकर। ये आप यहाँ तक कल अपन बात कर चुके थे, ये कल तक की स्टडी थी, ठीक है। अब आज बात करेंगे नई, मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में मैंने कहा था, अब जो अपन मैटर पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, फ्लूइड ही पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो प्रॉपर्टीज, ये नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी फ्लूइड। जो फ्लूइड पढ़ रहे हो आप उनकी प्रॉपर्टीज। कल तक की हेडिंग क्या थी आपके पास, सबसे पहले आपने नोट्स पढ़ाए होंगे, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। फिर आपने फ्लूइड क्या होता है दूसरा, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड। यहाँ तक आप अपने नोट्स में कर चुके हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बोल के लिखवाई हुई हैं, ठीक है। अब आज नई हेडिंग है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जो आपका लिक्विड है या द्रव है, गैस है, फ्लूइड है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लूँगा मैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लूँगा डेंसिटी। लिखते जाना डेंसिटी हेडिंग, ठीक है। समझ लीजिए डेंसिटी क्या होती है। तो आप सिंपल से एग्जांपल क्या लिखोगे, मास तथा वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का सिंबल क्या, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब सर यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में मास दे देगा और वॉल्यूम दे देगा, क्या डेंसिटी निकालो, या आपसे डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, और वॉल्यूम दे देगा, मास पूछ लेगा। तो इसलिए अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है बहुत मोस्ट टॉपिक है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा सब्जेक्टिव में पक्का आएगा, ध्यान रखना। और वहाँ भी नहीं है तो न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा इसका, वो अपन करेंगे। तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अब कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पर्पज है इसलिए मुझे साथ में इसकी वीमा भी पूछ लेता है, वीमा मात्रा। वीमा क्या होता है, तो आप निकालते हो एम केस में निकालते हैं, एम एल टी। तो केजी में कितना ऊपर की साइड है तो 1 एल, लेंथ कितनी है नीचे में m3, और सेकंड में कोई बात है ही नहीं तो mn। ये आपने फिजिक्स के अंदर सीखी हुई हैं आराम से, तो कहीं भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना, सर मुझे वीमाएँ भी समझ में नहीं आ रही है, तो उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि वीमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है। तो ml थी। अब kg पर मीटर की ये होगी आपकी डेंसिटी की। और आपसे पूछा क्या जाएगा, सिंपल से एग्जांपल है, डिप्लोमा ऑब्जेक्टिव हो सके आपसे डेंसिटी ऑफ वाटर पूछ ले, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको सिंपल याद रखना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है डेंसिटी के लिए। इतनी चीज़ अगर आपसे डेंसिटी का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ ले तो आपको डेंसिटी के बारे में इतना हम बताना है। मास तथा वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी कहते हैं। रो मास अपॉन वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, वीमा ml-3T0, ठीक है। तो सीधा आपको सिंपल सा ये चीज़ को दे देना है। चलिए डेंसिटी, मास तथा वॉल्यूम के रेशियो को, मास वॉल्यूम मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास तक आपने आराम से सीखे हुए हैं। बस आप तो नोट्स बनाते जाइए अपने, और साथ में फिर आप इसका रिवीजन करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा टॉपिक चलता हूँ मैं आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या चलता हूँ, दूसरा इसी में टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको हम जी से नोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझना बात को, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब किसी भी फ्लूइड की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आपके डेंसिटी समझ में आ रखी है अपने, सर मास अपॉन वॉल्यूम से मैं डेंसिटी निकाल लूँगा फ्लूइड की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड वर्ड आया ये समझ में नहीं आया है। तो बात फ्लूइड की, तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है, अगर मैं ब्योरे वाइज, एक तरीके वाइज
300 स्टूडेंट के डाटा मांगूं कि कौन किससे होशियार है, कौन कितना होशियार है, कौन कितना वीक है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि सर ये इतना होशियार है? तो मतलब 30 स्टूडेंट में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो सबसे होशियार होगा, सबसे ज़्यादा। फिर आप बाकी 29 का कंपैरिजन उसी के पर्पस से तो निकालोगे या उसी के मार्क्स से, क्योंकि किसी 30 में से किसी एक के मार्क्स 100 में से 100 आए होंगे, तो आप उसी के कंपैरिजन से देखोगे कि भाई ये इतना कमज़ोर है, ये इतना वीक है, ये इतना की है। तो इसी प्रकार के जितने भी फ्लूइड हैं अब उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लिया हमने कि भाई इन सब फ्लूइड में जैसे मान लो 30 स्टूडेंट है तो ये 30 प्रकार के फ्लूइड हैं, तो अब इन सब की मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो इनमें से किसी एक फ्लूइड को मैंने स्टैंडर्ड मान रखा है, कोई स्टैंडर्ड होगा कि भाई इसको लेते हुए मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूंगा, तो उसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ रखोगे और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ रखोगे। अब सर स्टैंडर्ड फ्लूइड है क्या, ये चीज़ भी तो बताओ। तो देखिए जब भी जितने भी लिक्विड हैं या द्रव हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। और वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? ये आपने सीखी हुई है। वाटर की कितनी होती है? 1000 kg/m³। सर समझ में आ गई बात। लेकिन सर अगर यही मैं गैस के लिए निकालूं तो गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो क्या है? एयर। क्या है? एयर, हवा। और डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? 1.121 kg/m³। समझ गए बात को? गैस, लिक्विड के लिए, गैस के लिए ये होगी। अब अगर हम ठहरे सिविल से, तो हमें ज़्यादा तो सीमेंट, मिट्टी, चूना, पत्थर, इससे ही काम ज़्यादा पड़ता है। ये द्रव वर्व अपन काम करते हैं तो मैकेनिकल वाले ज़्यादा इसमें पड़ते हैं। तो अपने को तो सीमेंट वाला बताओ। तो सर सीमेंट के लिए जो अपन यूज़ करते हैं, सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड केरोसिन लिया जाता है। केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हो, और उसकी डेंसिटी होती है 457 kg/m³। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक एग्जांपल से समझा भी, तो ये सारे आपको नोट्स में अपने तरीके से करने हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको इसे उसको उतार लिया होगा आपने, तो वीडियो को यूज़ करके उतार लिया करो। अब मैं एक बार आपको सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी सीधी याद है, 3.15 या 3.14 आपको हर बुक में लिखी, आपको सीधी याद है। लेकिन वो निकलती भी है तो अपन निकाल के देखते हैं सर इतनी आती है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। एग्जाम्पल के लिए तो क्या लिखेंगे सीमेंट की? तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो भी है आपका। तो क्या है, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? आपने ओपीसी की पढ़ी हुई है 1440 kg/m³। कहेंगे सर 1200 समथिंग पड़ी हुई है, वो किसकी है? वो दूसरे सीमेंट की है। बस डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितनी हो जाएगी? 457। इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब आपका 3.15 आएगा, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सर यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सीमेंट डेंसिटी से यूनिट कट जाएगी, इसलिए ये होता है यूनिटलेस। इसलिए नीचे नोट डाल के लिख देना बात को, नीचे वाले हेडिंग में लिख देना नोट डाल के स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होती है। अब यहाँ से मोस्ट रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से यूनिटलेस होता है, तो उसके लिए विशेषकर आपको ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है, विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है। चलिए यहाँ तक बात खत्म होगी। अब यह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी पे, स्पेसिफिक वेट पर। स्पेसिफिक वेट, आप बेसिक तो ठीक है, स्पेसिफिक वेट। अब चलिए वेट निकालते हैं। W बराबर क्या होता है?
वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट। और वेट क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। सर ये वेट समझ में नहीं आया, बाहर मास इंटू जी कैसे होता है, देखो समझिए। आप अपना वजन किस में बताते हो, किलोग्राम में बताते हो, केजी में, जबकि वेट और फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपने फोर्स की यूनिट या यूनिट क्या सुनी है आपने, न्यूटन सुनी हुई है। लेकिन आप जो केजी में बताते हो, केजी तो आप मास की यूनिट होती है, केजी तो कभी फोर्स की यूनिट होती ही नहीं है, तो आप मास बताते हो। तो वो मास न्यूटन आता कैसे है, तो मास, तो वेट मास कि आपका वेट है, आप कहते हो मैं इतने किलो का हूँ, आप जितने किलो के ठीक हो, आप मान लो 2 किलो के हो, तो क्या वो आपका एक्चुअल भार 2 किलो ही है, क्योंकि आपका जो वेट है वो तो ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल जो आपकी ओर लगा रही है वो भी तो उस पर खींचेगा। आप किसी मशीन पर खड़े होकर तोलोगे तो क्या आपके वेट, आप पे जो वायु भार लग रहा है, आपके सिर पर जो वायु दबाव लग रहा है, उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट जा रहा होगा, तो वो जी लिया जाता है आपके वेट मास के साथ में, वो जी लिया जाता है आपके मास के साथ में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मास इंटू जी। तो अब मास की यूनिट क्या होती है, आपने कहा सर केजी, और ये कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड जी का मतलब, और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, न्यूटन। यही इसकी कहानी है, न्यूटन। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आई तो अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे। वेट अपॉन में वॉल्यूम, तो वेट बराबर क्या आ गया, मास। अब एक तो ये हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर लेना, यूनिट इसकी हो जाएगी, आप आराम से निकाल लोगे। फिर वेट की जगह मास इंटू जी प्रोवाइड कर दूं, मास इंटू जी अपॉन में वॉल्यूम। चलिए अब ये मेरे पास क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती थी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी पुट कर दूं, और इंटू में क्या हो गया, जी, रो इंटू जी। तो यहाँ से भी आप स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला निकाल। अब डेंसिटी की यूनिट क्या थी, यूनिट निकाल लेते हैं इसकी, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की, और जी की क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से केजी इंटू मीटर पर सेकंड क्या होता है, केजी, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपके, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। थोड़ी सी यूनिट है, ध्यान रखना, आराम समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका ये न्यूटन हो जाएगा, और मीटर क्यूब का न्यूटन वैसे बड़ा है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपसे कहीं भी कुछ भी यूनिट पूछ जाती है, बस आपको बनानी आनी चाहिए। आप सोचो सर मैं इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब का सीधा रट लूँ, काम चल जाएगा, आपका सीधा काम चल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको यहाँ किसी ने फंसा दिया, आपको यहाँ दे दिया केजी पर मीटर क्यूब में बात कर दी, तो आप फंसते चले जाओगे। आप एक एक टॉपिक को याद रखो, डेंसिटी की यूनिट छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ो। अगर बूंद बूंद से गड़ा बढ़ते हो तो फिर आपको इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रटोगे तो फिर 2 दिन याद रहेगा, 2 दिन भूल जाएगा। लेकिन वहाँ आपके कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे कि हाँ मास डेंसिटी क्या होती है, जी क्या होता है, इसकी यूनिट क्या रहती है। मैंने क्या किया, इसको याद थोड़ी किया। अब यहाँ के डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड को ऐड करता है, अब यहाँ से क्या निकलता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो न्यूटन को ऊपर रख दिया, मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ से आप ऐसा कैसा छोड़ देता कि सर आप इसको ऐसा 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर भी तो रह जाती। अगर मैं यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर क्यूब काट देता तो मेरी यूनिट क्या रह जाती, केजी अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब ये मुझे क्यों बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस है। कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव में यूनिट पूछ ले आपसे, ये यूनिट दे दे, ये भी दे दे, कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो यूनिट पर्पस से कुछ भी दे सकता है। अब आपको चीज़ें आती हैं तो आप आराम से करोगे। अब इसकी, अब विशेषकर इसका मात्रक क्यों पूछेगा, बीमा, बीमा क्यों पूछेगा, इसकी बीमा इसलिए पूछेगा क्योंकि अपन बीमा में गलती करेंगे, क्योंकि इसकी बीमा अब बीमा बनेगी इस वाली साइड से, ना कि इससे। न्यूटन को किस में चेंज करोगे वापस, केजी इंटू मीटर पर सेकंड में, तो बीमा बनाओगे इससे 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, नीचे लिख लेना MLT। तो मास कितना, 1 है केजी, तो मास 1 सिर्फ केजी है। मीटर से मीटर क्या, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या रही मीटर स्क्वायर, वो भी क्या है, डाउनवर्ड है, बटे में तो -2। फिर T सेकंड स्क्वायर, वो भी माइनस का है, नीचे है इसलिए -2। ये इसकी बीमा हो गई। ये लो, सिंपल सी बात, बस क्लियर है। कहाँ है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका स्पेसिफिक वेट। अभी स्पेसिफिक वेट में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, स्पेसिफिक वेट पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। स्पेसिफिक वेट पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, और वहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ना देके डेंसिटी दी जाएगी, और स्पेसिफिक
या आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाएगी, ना कि डेंसिटी। आपको वहाँ से डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे? मान लो आपको दे देगा कोई चीज़ के ये जी तो इतने हैं, कि आप स्पेसिफिक वेट निकालिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए तो आपको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो जो डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब आपको आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ आप इन चीज़ों को समझते जाइए और इनको लिखते जाइए तरीके बस से। इन यूनिटों का विशेषकर ध्यान देखिए और ध्यान से जो मैं सीक्वेंस से करा रहा हूँ वो सीक्वेंस से आप नीचे उतारते जाइए। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब बाद में निकल के आई है। तो यूनिट क्या निकल के आई है? यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब निकल के आई है। और ये बीमा बनाने के लिए थी, इसलिए मैंने यहाँ बीमा बना दी। बीमा इससे ही बनेगी हमेशा, ठीक है। तो ये आपका स्पेस। और ध्यान रखना, आपसे पूछ भी आ जाएगा 1 न्यूटन बराबर होता है ऑब्जेक्टिव में kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, स्पेसिफिक वेट हो गया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट हेडिंग पे, चौथे पे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं अपन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को कर रहे हैं और पहला ही चैप्टर है आपके। अब जो बीटेक वाले हैं वो कह रहे सर हिंदी में इंग्लिश में करा दो। तो देखिए, मैं टेक्निकल वर्ड तो इंग्लिश में ही करा रहा हूँ, स्पेसिफिक वेट वगैरह तो इंग्लिश में चल रहा है। बाकी समझा मैं हिंदी में रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ना डिप्लोमा वालों को दिक्कत आ रही होगी, ना बीटेक वालों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि 55 तो मैक्सिमम बच्चों का हिंदी मीडियम ही होता है। वो बीटेक में आने के बाद ही इंग्लिश मीडियम में चेंज होता है, तो आराम से मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट हो चौथी होगी स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपेक्षिक आयतन। स्पेसिफिक, जहाँ तक हो चाहे डिप्लोमा वाले हों चाहे कोई भी हो, टेक्निकल वर्डों को इंग्लिश में ही किया करो, क्योंकि इसकी अपनी जितनी भी रेफरेंस बुकें होती हैं, कोई भी बुकें हिंदी में नहीं आती हैं, इंग्लिश में ही आती हैं। फिर आपको अगर टेक्निकल वर्ड भी इंग्लिश में याद नहीं होंगे, कल को जेईई वेई की एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो क्या लिखोगे? ये है डेंसिटी का उल्टा होता है, डेंसिटी का उल्टा होता है, उल्टा होता है। अर्थात वॉल्यूम तथा मास के रेशियो को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अर्थात आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम की क्या मीनिंग पढ़ोगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? तो मास अपॉन वॉल्यूम तो क्या था आपका? डेंसिटी। वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा आपका? स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन में मास, तो यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर केजी। ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज आपसे सीधा न्यूमेरिकल इस पर पूछेगा, सीधा न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। चलिए, क्या करते हैं, अब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए उंगलियों पे, क्योंकि या तो 12 नंबर क्वेश्चन या 10 नंबर क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, आपसे डाटा दे देगा, सीक्वेंस से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, डेंसिटी भी निकालिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालिए, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकालिए, स्पेसिफिक वेट भी निकालिए। तो आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। कब आएंगी? जब आपको ये सीक्वेंस से याद होंगे। एक बार नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा अभी ख़राब हो रहा है, हालांकि ये मैटर मुझे पता है कि मात्र 7 से 8 मिनट का मैटर है ये, जितना अभी कराया मैंने। कोई आधे घंटे का 20 मिनट में 5 से 6 मिनट में आपसे ईजिली याद हो जाएगा, लेकिन एक बार आपके कॉपी में राइट डाउन हो जाएगा जब भी तो 5-6 मिनट में होएगा। अगर आप एक बार इसको लिख लोगे तरीके से, अभी आप वीडियो देख लोगे ठीक है बाद में लिख लूँगा, तो वो दिक्कत फिर आपको वीडियो पे आना पड़ेगा, फिर वो आधा घंटा वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार जब भी देखो इस वीडियो को तो आराम से लिखते चलो साथ में ही। तो साथ में चाहे वाली वीडियो को 2 मिनट रोक लिया करो, ठीक है, साथ उतार लिया करो। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। मैंने एक वर्ड को बहुत ज़्यादा आपके साथ में यूज कर रहा था, विस्कोसिटी, जिसको मैंने कहा था कि डिटेल से पढ़ेंगे। जिसको मैंने क्या कहा था आपको, विस्कोसिटी को, कि सर विस्कोसिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, उसको मैंने डिटेल से चर्चा करने के लिए बात की थी। और इस टॉपिक पे डिटेल से ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और डिटेल से न्यूमेरिकल भी आता है कई बार, सीधा इस पर विस्कोसिटी पूछी जाती है आपसे। तो चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपने, विस्कोसिटी, जिसका हिंदी में वर्ड होता है श्यानता, विस्कोसिटी, ठीक है।
विस्कोसिटी का शाब्दिक अर्थ, या हिंदी में बोलूं श्यानता का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। चिपकना होता है। चिपकना मतलब जो लिक्विड या जो फ्लूइड जितना ज़्यादा बहते समय सरफेस से चिपकेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे आपने एग्जांपल पे पानी को और तेल से कंपेयर करोगे तो आपको पानी को बहाओगे और एक तेल को बहाओगे तो जल्दी से कौन बहेगा सर? पानी इजीली बह जाएगा, तेल धीरे धीरे बहेगा। तो विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी हुई? तेल की। अब यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी, चार ऑप्शन दे देंगे आपको कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना यूनिट का। आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, आपको सब चीज़ की यूनिट याद होनी चाहिए। FM टफ नहीं है, अगर आप इसको सीक्वेंस से धीरे धीरे पढ़ोगे। अगर 10 चैप्टर हैं आपके, 4 से 5 चैप्टर को आप ढंग से कर लेते हो तो मैं नहीं कहता कि आप कहीं भी रहोगे, 4 से 5 चैप्टर को ढंग से भी कर जाओगे तो आराम से क्लियर हो जाओगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो विस्कोसिटी का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जो सरफेस से जितना अधिक चिपकेगा वही उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होगी। अब सर विस्कोसिटी का मतलब क्या है? चिपकना, तो ये समझ गए बात को। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या चीज़ है, मतलब इसमें क्या चीज़, कैसे शेयर स्ट्रेस वगैरह सब कुछ आया था। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पानी से भरा हुआ जार है, कुछ भी मान लीजिए आप। आपको आपकी ही भाषा में इसको समझाऊंगा जब आपके इजीली समझ में आएगा। अभी लिखना लिखाना कुछ नहीं है, मैं सीक्वेंस से सारा लिखा दूंगा, पहले समझ लो। समझ लोगे तो आप खुद ही बना लोगे। थ्योरी आपको बनाने में, और जहाँ तक हो करे थ्योरी खुद ही बनाया करो, किताब की राइट डाउन मत किया करो। जब तक किताब की थ्योरी आप लिखोगे जब तक आप फेल होते रहोगे। आप खुद की थ्योरी लिखो समझ के टॉपिक को। अब ये पानी है, मान लीजिए पानी है, मान लिया। अब ये बारीकी से आपको पानी के अणु दिख रहे हैं। अब ये कोई सरफेस है जो बहुत खुरदरी सी है। अब जैसे दीवार होती है, आपकी कोई दीवार होती है, वो आपको दूर से प्लेन लगती है, लेकिन क्या वास्तव में प्लेन होती है? वो एकदम प्लेन है, तो कुछ ना कुछ खुरदे, जब भी तो उस पर छिपकली दौड़ पाती है आराम से। तो कहीं ना कहीं तो अपन की सरफेस पे पानी बहते हैं तो वो जरूरी नहीं है एकदम प्लेन हो। अब इस पर मैंने क्या करा? पानी को बहाया। अब पानी के ये पहले ये अणु आए, तो ये आए यहाँ पर, तो ये यहाँ पे इसका अवरोध आ गया, ये बहते गए, यहाँ फंस गए, यहीं रुक गए। फिर ये वाली लेयर आई, तो इस लेयर ने, इस अणु ने क्या करा? इस अणु को खींचने की कोशिश की इसको ऊपर, और इस वाले अणु ने क्या करा? इसको यहाँ नीचे खींचने की कोशिश की। तो दोनों ने एक दूसरे को खींचने, उसने अपनी तरफ खींचने की, उसने अपनी तरफ। तो क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी में फर्क पड़ गया। जिस वेग से जाना चाहता था उस वेग से नहीं जा पाएगा ये तो अवरोध के कारण फंस गया। और ये जिस वेग से जाना चाह रहा था उस वेग से नहीं जा पाएगा, इसका वेलोसिटी धीरे। अब ये क्या करेगा? जो इसके तीसरे वाला अणु आएगा, आगे जा रहा है, जो लेयर जा रही है, इसको भी ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। अब जब इसने इसको खींचा तो ये क्या करेगा? अपना भाव बढ़ाने के लिए क्या करेगा? अब जैसे पानी में 4-5 ने डूबते हैं तो वो क्या करता है? आगे वाला अपने वाला बचने के लिए दूसरे वाले को पकड़ता है। अब दूसरे वाला सोचता है कि मैं इसको नहीं पकड़ूं, तो वो तीसरे को पकड़ना चाहेगा। तो क्या होता है? इससे सबकी वेलोसिटी थोड़ा सा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उसी तरह पानी का वेग है। अब ये क्या करेंगे? ये अपने से ऊपर वाले अणु को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो उसको पकड़ेगा। इसी तरह से क्या होगा? तो एक सरफेस, एक ग्राफ बन जाएगा पानी का। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और एक कंडीशन ऐसी आएगी जो बिल्कुल फ्री हो जाएगी कि जो एक दूसरे बल, क्यों? जितना ऊपर फोर्स लगता है फोर्स भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि इसका अवरोध तो पूरा ही आया था। अब इस पर तो थोड़ा ये रोक रहा है इसको, तो धीरे वेलोसिटी थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी वेलोसिटी यहाँ कम होगी, यहाँ थोड़ी सी और कम रहेगी, यहाँ थोड़ी सी और कम रहेगी, यहाँ थोड़ी सी और कम, धीरे धीरे क्या होगी कि वापस वेलोसिटी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर ये एकदम फ्री हो जाएंगे तो क्या होंगे? उसी भाव से बहते रहेंगे जिस भाव से इनको बहना चाहिए ऊपर, बस नीचे धीरे। तो ये एक ग्राफ बनेगा कि पानी के अणुओं का ये ऐसे बहने का बनेगा कि नहीं बनेगा ये ग्राफ? समझ गए बात को? तो सरफेस से कौन चिपकी? नीचे वाली लेयर सीधा तो है नहीं कि ऊपर की लेयर चिपक गई सीधी। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आप भागते हो स्पीड से, तो आप भागते वक्त रुकते हो तो क्या आप सीधे रुक के एकदम सीधे खड़े रह जाते हो? आप आगे की ओर झुकते हो, वरना आपका आगे का ऊपर की जो बॉडी है वो आगे की जाने पर करती है। पहले आपका जमीन को कौन पकड़ता है? आपके पैर पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर बाकी शरीर आपको करके फिर आप एकदम कंट्रोल में आते हो। तो इसी तरह ये पानी का सिस्टम
तो यहाँ पर वो शेयर स्ट्रेस की मान करी थी मैंने कि यहाँ पर आपस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर है, क्यों, यहाँ पे तो पानी उसी स्पीड से, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, जीरो। स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, जीरो, जो मैंने आइडियल बताया था आपको, किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। यहाँ पर जो पानी में बिल्कुल भी गतिरोध उत्पन्न ना हो या फ्रिक्शन ना हो, यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो रहा इसलिए आराम से बह रहा है, यहाँ फ्रिक्शन हो, यहाँ मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर डी यू डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी मतलब यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिट कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, मतलब यहाँ पर तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पर तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले यहाँ वेग इतना था, यहाँ स्पीड और बढ़ गई, यहाँ और स्पीड और बढ़ गई, यहाँ और स्पीड बढ़ गई, जब तो वेलोसिटी बढ़ती गई, तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पर मतलब डी यू डी वाई कुछ ना कुछ डी यू डी वाई का मान आएगा, और यहाँ पर जीरो होता है, तो यही तो। अब इसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में बदल देंगे, फॉर्मूले में बदल देंगे। समझ में आई बात को, नहीं आई हो, मतलब फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है। तो आपको किताब की डेफिनेशन याद ना करके बस आपको ये चार्ट ही याद रखना है, और आज इस चीज़ को पूरी तरह समझ लो, लिखना लिखाना कुछ नहीं, बस समझते जाओ बस। अब मैं इसको देखो मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब चलिए, जो हमारा पोर्शन बना, आप बस समझते जाइए, अभी पेन वैन सब बंद कर दो। ये चार्ट बनाया था, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये दो प्लेट ले ली, मैंने दो लेयर ले ली पानी की, मान लीजिए मैंने ये दो लेयर के बीच में बात कर ली, ये पहली लेयर जो अणु वाली बात की, दूसरी लेयर है, तो इन दो अणुओं के बीच की दूरी मैंने मान ली डी वाई है, क्या मान ली, डी वाई, कोई दिक्कत, और इस चीज़ को, इतने से पोर्शन को मैंने मान लिया डी यू, और जो ये आगे बढ़ा हुआ पोर्शन है, कितना बड़ा, इतना ही तो बड़ा, इसको मैंने मान लिया डी यू डी टी, क्या मान लिया, डी टी, और जो ये एंगल बन रहा है इसके बीच में, इसको ले लिया मैंने डी थीटा, कि भाई इस एंगल से ये से आगे चला गया, समझे। अब देखो पानी की भाषा में समझ लो, ये दो अणु थे, और ये अणु जब इसमें पकड़ा इसको एक दूसरे से, तो ये इससे इतना आगे चला गया, तो यहाँ इतना आगे चला गया, तो ट्रायंगल बन गया ना, बन गया इसके बीच में। तो बस इस ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूँ मैं, कि ये अणु यहाँ था और यहाँ दूसरा इससे इतना ऊपर पहुँच गया वेग के कारण, तो उसी को मैंने क्या करा है, प्लेट में चेंज करके दिया है आपको, ठीक है। शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में ये चार्ट है। अब मैंने क्या करा कि जब मैंने देखा तो इसमें मैंने tan डी थीटा निकाला, क्या निकाला, tan डी थीटा, tan डी थीटा ये एंगल है, तो tan डी थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है tan, तो जब ये एंगल ऐसा है मेरे पास तो लंब कितना है मेरे पास, डी यू इंटू डी टी, यही है, और आधार कितना हो गया, डी वाई हो गया। अब मैंने क्या माना कि जो tan डी थीटा है मेरा, मान लिया मैंने tan डी थीटा मेरा बहुत छोटा है, इज़ वेरी स्मॉल, कि मेरे पास कोई इसका एंगल तो है नहीं, कोई एंगल तो है नहीं, मैं एग्जिट के पानी किस वजह से निकाल, एंगल तो निकाल सकते, तो मैंने इसको वेरी स्मॉल मान लिया कि बहुत छोटा है, तो फिर मेरे पास tan डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा हो गया, तो डी थीटा बराबर डी यू इंटू डी टी अपॉन में डी वाई, और तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर में डी यू अपॉन डी वाई। यही आपका, यही तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बता रहा था मैं आपको, डी यू क्या है, डी वाई क्या है, आपने सब देख लिया, समझ लिया क्या है डी यू अपॉन डी वाई। अब यही आपकी विस्कोसिटी है, बस ये क्या है, ये विस्कोसिटी है, बस इसको, अब इसको आगे प्रोपोर्शनल होगा न्यूटन का श्यानता नियम में। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये होती है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्या होती है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्या होती है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और ये क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट समझते जाओ बस, उतारो मत, वेलोसिटी, या इसको बोल दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हो गया, बस डी थीटा अपॉन डी वाई। अब अपने क्या करना है, अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछता है, न्यूटन का श्यानता नियम, बस यही है कि वेलोसिटी, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, और जो ये शेयर स्ट्रेस के समानुपाती होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन का श्यानता नियम क्या होगा कि टाउ समानुपाती होता है डी यू अपॉन डी वाई के। मैं आपसे और क्या कहता, न्यूटन का नियम क्या होता है, न्यूटन का नियम ये होता है कि शेयर स्ट्रेस का मान
वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको शुरू में न्यूटन के टाइप्स ऑफ फ्लूइड में बताया था आपको कि यही पर जो फॉलो करता है वो न्यूटन, जो नहीं फॉलो करता है वो न्यूटन। तो यही होता है किसका फॉलो, टाउ समानुपाती डी। अब इसको हटाते हो आप तो म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये होता है म्यू का मान जो होता है ये होता है विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, यही हमको निकालनी पड़ती है। तो म्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन में डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन में डी वाई, टाउ म्यू वाला क्या हो, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। और बस इसको डायनेमिक विस्कोसिटी। अब सर हम इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपने इसको समझ लिया है अच्छी तरह तो कल मैं इसको जब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा पहले इसको सीधे बोर्ड पे लिख दूंगा थ्योरी समेत, क्योंकि अगर अभी मैं इसको उतारूंगा लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ में करोगे तो कल अपन सीधे आएंगे, समझ आपने लिया ही है, और कल आप इसको सीधे उतार लेना। मैं सीधा बोर्ड पे पहले आते ही क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको उतार लेना, फिर आप आराम से लिख लेना और आपके मैटर भी कल हो जाएगा और समय भी खराब नहीं होगा। चीज़ तो समझ में आई गई है, इसके बाद एक बार बुक से और देख लो, बुक से और समझ में आ रहा है तो बस खत्म करनी, और नहीं तो कल अपन आके इसको कर ही लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।